अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है जीव का, वो है चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फिज़िकल स्टेट ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में हमने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। हमने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उसकी कितनी लेयर्स हैं, किस लेयर में क्या क्या पाया जा रहा है, इस तमाम चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर से इंफॉर्मेशन मिलेगी। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ह्यूमन बीइंग हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंसानों के पास ज़मीन के अंदरूनी हिस्से की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स कोर इज़ मोर दैन 6000 किलोमीटर। लेकिन जो ज़मीन की सरफेस का और उसके कोर का डिस्टेंस है वो तकरीबन 6000 किलोमीटर से ज़्यादा है। Therefore, to know about the internal structure of Earth, human beings take help from seismic wave and the magnetic and gravitational force of Earth. लेकिन अगर उसे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात होगी तो वो अर्थक्वेक के बारे में, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की, उसके बारे में उसे अच्छी तरह से मालूमात हासिल हो जाएगी। द टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज टूवर्ड द कोर ऑफ अर्थ। उन्होंने कहा जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो जैसे हम लोग कोर की तरफ मूव करेंगे वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता जाएगा। इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो अर्थ का इंटरनल पार्ट है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसमें? क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रस्ट, जिसे हम आउटर सरफेस अर्थ की बोलते हैं। द सरफेस ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड ड्राई लैंड। मैंने आपको 6th क्लास में पढ़ाया था जियो में कि जो अर्थ है उस पे 71% वाटर होता है, 29% लैंड है। उन्होंने सबसे पहली लाइन में यही बताया है कि जो अर्थ की सरफेस है वो पानी और ज़मीन पर मुश्तमिल होती है। इट्स थिकनेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, कहीं पे थोड़ी होगी तो कहीं पे ज़्यादा। द अपर मोस्ट एंड लेस थिक स्फीयर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज क्रस्ट। उन्होंने कहा जो अपर मोस्ट, जो सबसे ऊपर वाली और सबसे कम मोटी स्फीयर होगी अर्थ की, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। इट्स थिकनेस इज़ बिटवीन 8 to 40 किलोमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो 8 से 40 किलोमीटर के दरमियान है। क्रस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब क्रस्ट को भी उन्होंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द अपर पार्ट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो अपर पार्ट होती है उसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, जो लोअर पार्ट होती है उसे ओशियानिक क्रस्ट बोलते हैं। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लैंड मैसेज। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस पे मुश्तमिल होती है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लैंड मैसेज पे कंसिस्ट करती है, जिसे हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे मिलके बनती है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिल के बनती है। इसी वजह से इसे हम सियाल भी बोलते हैं। सिलिकॉन का Si और एल्यूमिनियम का Al, ये मिलके क्या बना देता है? सियाल। अब ओशियानिक क्रस्ट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम। अब ओशियानिक क्रस्ट किससे मिलके बनी है? ओशियानिक क्रस्ट सिलिकॉन से, आयरन से और मैग्नीशियम से मिलके बनी है, इसीलिए इसे सीमा भी बोलते हैं। सिलिकॉन का Si और मैग्नीशियम का Ma। दिस पार्ट ऑफ अर्थ इज़ रिच इन मिनरल्स। अब ये पार्ट, उन्होंने कहा अर्थ का जो ये पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेंटल, जिसे हम मिडल लेयर बोल रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है। अभी हमने क्रस्ट पढ़ा है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर, इसे क्रस्ट बोला। अब हमने मेंटल पढ़ना है। क्रस्ट के बिलो पाई जा रही है मेंटल। मेंटल इज़ बिलो द क्रस्ट। मेंटल जो है वो क्रस्ट के बिलो पाई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर। ये भी 2 लेयर से मिलके बनती है। अपर मेंटल इज़ 670 किलोमीटर थिक। जो अपर मेंटल है वो 670 किलोमीटर थिक है। इन दिस लेयर, इस लेयर में मोस्ट ऑफ रॉक्स आर इन मोल्टन स्टेट। इस लेयर में जो रॉक्स हैं वो मोल्टन फॉर्म में पाई जाती हैं। बिलो द अपर मेंटल के नीचे इज़ लोअर मेंटल पाई जाती है, विच इज़ हार्ड एंड सॉलिड, जो कि हार्ड है और सॉलिड है। अपर मेंटल में हमने क्या बताया था? इसमें मोल्टन स्टेट में रॉक्स पाई जा रही हैं, लेकिन जो बिलो मेंटल है वो हार्ड है और सॉलिड है। इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। अब ये
पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें आयरन होते हैं, सिलिकॉन होते हैं और मैग्नीशियम होते हैं। इट्स थिकनेस इज़ 22-30 किलोमीटर। अब इसकी थिकनेस कितनी है? 22-30 किलोमीटर। नेक्स्ट है कोर। ये आपको कोर दिखाया हुआ है उन्होंने, जो मेंटल के नीचे पाया जा रहा है, जिसे हम इंटरनेट पार्ट भी बोलते हैं, इंटरनल पार्ट भी बोलते हैं। द स्फेयर प्रेजेंट अंडर मेंटल इज़ कॉल्ड कोर। अब उन्होंने कहा वो स्फेयर जो मेंटल के अंदर पाया जाता है उसे हम कोर बोल रहे हैं। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब ये भी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक्सटर्नल कोर, इंटरनल कोर। ये देखिए, ये इंटरनल कोर है जो उसके अंदर है, और ये एक्सटर्नल कोर है जो उसके बाहर पाई जा रही है। एक्सटर्नल कोर इन लिक्विड फॉर्म बिलो द मेंटल। अब उन्होंने कहा मेंटल के नीचे, ये देखिए मेंटल के नीचे एक्सटर्नल कोर पाई जा रही है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स। इस हमने कहा कि ये लिक्विड फॉर्म में होती है, तो जाहिर है इसमें जो रॉक्स होंगी वो भी मोल्टन फॉर्म में होंगी, मीन्स लिक्विड फॉर्म में। इट्स थिकनेस इज़ 22-50 किलोमीटर। इसकी थिकनेस 22-50 किलोमीटर्स है। अब है इंटरनल कोर। इंटरनल कोर इज़ मेड ऑफ निकल एंड आयरन। अब जो इंटरनल कोर है वो निकल और आयरन से बनी होती है, इसीलिए इसे हम नाइफ का नाम भी देते हैं। निकल का Ni और आयरन का Fe। दिस नेम इज़ ड्राइव फ्रॉम इनिशियल 2 लेटर्स ऑफ निकल एंड फेरस आयरन। अब उन्होंने कहा कि जो ये नाम है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? उन्होंने कहा ये जो मेटल्स हैं निकल और आयरन, इसके फर्स्ट 2 लेटर से ये वर्ड ड्राइव हुआ है। द इंटरनल कोर इज़ सॉलिड। अब जो इंटरनल कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। इट इज़ हैवीएस्ट अमंग ऑल स्फेयर। ये तमाम स्फेयर से सबसे हैवी स्फेयर है, सबसे हैवी लेयर है। इट्स थिकनेस इज़ 12-20 किलोमीटर। अब इसकी थिकनेस क्या है? इसकी थिकनेस है 12-20 किलोमीटर। आपने ये जो फिगर इन्होंने इसकी थिकनेस दी हुई है ये अच्छी तरह से याद करनी है, ये MCQs में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्लेट्स टेक्टोनिक मूवमेंट। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मौजूदा कॉन्टिनेंट है, जो मौजूदा बर-ए-आज़म है, वो पहले एक ही बर-ए-आज़म होता था। मीन्स ये एक बड़ा बर-ए-आज़म होता था, लेकिन बाद में ये डिवाइड हो के छोटे बर-ए-आज़म हो गए। और ये डिवाइड कैसे हुए? कॉन्टिनेंटल मूवमेंट की वजह से ये डिवाइड हो गए। उन्होंने कहा मिलियन ईयर्स अगो तमाम कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से मिले होते थे। ये एक सिंगल कॉन्टिनेंट होता था जिसे हम क्या बोलते थे? पेंगिया बोलते थे। लेकिन कॉन्टिनेंटल मूवमेंट की वजह से ये डिवाइड होते गए और अलग अलग बर-ए-आज़म बनते गए और छोटे छोटे बर-ए-आज़म बनते गए। इट इज़ रियलिटी दैट द एग्जिस्टिंग कॉन्टिनेंट वर वंस इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल मैस। ये रियलिटी है कि जो मौजूदा बर-ए-आज़म है वो पहले एक सिंगल बर-ए-आज़म होता था। दे डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। ये 7 बर-ए-आज़म में डिवाइड हो गया ड्यू टू कॉन्टिनेंटल मूवमेंट। कॉन्टिनेंटल मूवमेंट की वजह से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियन सालों पहले, आल कॉन्टिनेंट्स वर अटैच विद वन एंड अदर। तमाम कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते थे। सो देयर वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट्स कॉल्ड पेंगिया। जी, सिंगल कॉन्टिनेंट होता था जिसे हम पेंगिया बोलते हैं। अब इन्होंने कहा कि जो एक बड़ा कॉन्टिनेंट था वो ग्रेजुअली डिवाइड होता गया और छोटे छोटे बर-ए-आज़म बनाता गया। सो जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट है वो इसी बिग कॉन्टिनेंट की डिवीजन है। नेक्स्ट है 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। फ्रॉम 1960 द जियोग्राफर्स स्टार्टेड यूजिंग 2 न्यू टर्म्स फॉर द एक्सटीरियर कंपोजिशन ऑफ अर्थ आफ्टर गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। उन्होंने कहा 1960 में जो जियोग्राफर्स थे, जियो का मतलब होता है ज़मीन, उनके जो ज़मीन के बारे में जानने वाले इंसान थे, उन्हें क्या पता चला? उन्होंने 2 नई टर्म्स को यूज़ किया जब उन्हें अर्थ की एक्सटीरियर कंपोजिशन के बारे में पता चला। और वो 2 न्यू टर्म्स कौन सी थी? द न्यू टर्म्स आर लिथोस्फीयर एंड एस्थीनोस्फीयर। अब जो 2 न्यू टर्म्स थी वो लिथोस्फीयर थी और एस्थीनोस्फीयर थी। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अपर सरफेस ऑफ अर्थ। लिथोस्फीयर को उन्होंने क्या कहा कि लिथोस्फीयर अर्थ की अपर स्फीयर पे कंसिस्ट कर रही थी एंड मेड एंड सॉलिड अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, और वो मेंटल का अपर पोर्शन बना रही थी। अंडर द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के अंदर देयर इज़ सॉफ्ट लेयर ऑफ रॉक्स, रॉक्स की सॉफ्ट लेयर थी जिसे हम एस्थीनोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू 7 मूविंग प्लेट्स। अब उन्होंने कहा लिथोस्फीयर जो है वो 7 मूविंग प्लेट्स में डिवाइड हो गई जिसे हम प्लेट्स बोलते हैं। द बिग प्लेट्स ऑफ क्रस्ट आर फॉलोइंग। अब उन्होंने 7 बिग प्लेट्स के आपको नाम दिए। नंबर 1 पैसिफिक प्लेट, नंबर 2 नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नंबर 3 साउथ अमेरिकन प्लेट, नंबर 4 यूरेशियन प्लेट, नंबर 5
अफ्रीकन प्लेट, नंबर 6 ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड नंबर 7 एंटार्क्टिका प्लेट। यहाँ पे उन्होंने आपको प्लेट्स शो करवाई हुई हैं, ये देखें यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है और उसी के साथ जो है वो नॉर्थ अमेरिकन है, इनके साथ साउथ अमेरिकन और अफ्रीकन प्लेट्स है। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट जो ये ग्रीन में शो करवा रहे हैं, साथ में ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहाँ पे सबसे नीचे एंटार्क्टिका प्लेट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉल्ट एंड देयर टाइप्स। बिग क्रैक्स और क्लिफ्ट इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज फॉल्ट। उन्होंने कहा जो बड़ी बड़ी दरारें हैं जो ज़मीन की सरफेस पे, जो ज़मीन की क्रस्ट पे, जो अर्थ की क्रस्ट पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, उसे हम फॉल्ट बोल रहे हैं। बिकॉज ऑफ दीज क्रैक्स, इन्हीं दरारों की वजह से लिथोस्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू बिग एंड स्मॉल प्लेट्स। अब वो कह रहे हैं कि इन्हीं दरारों की वजह से जो लिथोस्फीयर है, इन्हीं क्रैक्स की वजह से जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर डिवाइड हो गई थी बड़े बड़े और छोटे छोटे पार्ट्स में। दीज पार्ट्स आर मूविंग कॉन्टीन्यूसली। अब उन्होंने कहा ये पार्ट्स जो हैं वो मूव कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं, ये हर वक्त हरकत में रहते हैं। बिकॉज देयर आर मोल्टन रॉक्स, क्योंकि यहाँ पे मोल्टन रॉक्स हैं बीनीथ दैम। अब उन्होंने कहा कि ये पार्ट्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते जा रहे थे क्योंकि इनके नीचे मोल्टन रॉक्स पाई जा रही थी ड्यू टू मोशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स की मोशन की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से द रॉक्स हैव एक्सटेंडेड 100 ऑफ माइल्स डीप। अब उन्होंने कहा ये जो दरारें थी ये एक्सटेंड होती गई थी डीप से डीप, डीप से डीप। दीज क्रैक्स फॉर्म अ बाउंड्रीज बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स। अब उन्होंने कहा ये जो क्रैक्स है, ये जो दरारें थी, इन्होंने टेक्टोनिक प्लेट्स के बिटवीन हदूद बना दी थी। बाउंड्रीज का मतलब होता है हदूद। अब उन्होंने कहा कि ये इनकी क्रैक्स की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स के बिटवीन बाउंड्रीज बन गई थी। दीज क्रैक्स आर सीन इन द फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। अब उन्होंने कहा कि इन्हीं दरारों की वजह से अर्थक्वेक और वोल्केनोज जो हैं वो सेंटर में होते हैं। पैसिफिक प्लेट इज़ सराउंडेड बाय वोल्केनोज। अब उन्होंने कहा है कि पैसिफिक प्लेट जो है वो आतिशफशा से सराउंड किया हुआ है, घिरा हुआ है। मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक अकर इन दिस एरिया। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा जलज़ले जो हैं वो इस एरिया में आते हैं बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय क्रैक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरारें पाई जाती हैं। देयरफॉर इट इज़ नोन एज रिंग ऑफ फायर, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। यूजली फॉल्ट आर फॉर्म्ड इन वीक एरियाज। ज़्यादातर दरारें जो है वो ज़मीन के उस हिस्से में पाई जाती हैं, ज़मीन के उस इलाके में पाई जाती हैं जहाँ पे ज़मीन का हिस्सा बहुत कमज़ोर होता है। द एरिया वेयर अ फॉल्ट फॉर्म, वो एरिया जहाँ पे ये नुक्स पाया जाता है, जहाँ पे ये फॉल्ट पाए जाते हैं, उसे हम फॉल्ट जोन बोलते हैं। द क्रैक प्रेजेंट इन फॉल्ट जोन, अब वो दरारें, वो क्रैक्स जो फॉल्ट जोन में पाए जाते हैं उसे हम फॉल्ट लाइंस बोलते हैं। फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फॉल्ट। अब आगे उन्होंने आपको टाइप्स दी हुई हैं फॉल्ट की, नॉर्मल फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड रिवर्स फॉल्ट। नंबर 1 है नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट में उन्होंने कहा है कि जो नॉर्मल फॉल्ट है, पार्ट्स ऑफ क्रस्ट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जो क्रस्ट का पार्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये देखिए उन्होंने एरो आपको शो करवाए हुए हैं कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस तरह से ये दोनों साथ हैं, यहाँ से वो लोग इस तरह मूव कर जाएंगे। अब इन्होंने कहा है कि ये जो नॉर्मल फॉल्ट्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है ड्यू टू रिमूवल ऑफ अपर लेयर। अपर लेयर की रिमूवल की वजह से लावा कम्स आउट थ्रू द वीक पोर्शन। अब जैसे अपर लेयर जो है वो रिमूव हो गई, जो लावा है, जो आतिशफशा है, वो फटकर बाहर निकलेगा। कहाँ से? अर्थ के वीक पोर्शन से। एंड वोल्केनिक इरप्शन अकर, और इसी वजह से वोल्केनिक इरप्शन भी हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में उन्होंने आपको ये देखें एरो शो करवाए हुए हैं कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहा है। व्हेन पीस ऑफ प्लेयर्स मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दे रब अगेंस्ट ईच अदर। अब उन्होंने कहा है कि प्लेयर्स के पीस जो हैं वो अपवर्ड मूव करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे या बैकवर्ड मूव करेंगे और एक दूसरे को रब करेंगे। ये देखें उन्होंने कहा कि एक दूसरे को रब करेंगे, तो सच टाइप ऑफ फॉल्ट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इस तरह की हम फॉल्ट को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलेंगे। इन दिस फॉल्ट नो पार्ट ऑफ अर्थ कम्स अप और डाउन। उन्होंने कहा कि इस तरह के फॉल्ट में ज़मीन का कोई भी हिस्सा ऊपर या नीचे नहीं होता। रिवर्स फॉल्ट अकर व्हेन प्लेट्स मूव फॉरवर्ड ईच अदर। अब उन्होंने कहा कि प्लेट का वो हिस्सा जो टूवर्ड्स मूव क्या करेगा? मूव करेगा एक दूसरे के तरफ।
रिवर्स फॉल्ट, नेक्स्ट है रिवर्स फॉल्ट अक्कर व्हेन प्लेयर्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब रिवर्स फॉल्ट क्या है? रिवर्स फॉल्ट वो फॉल्ट है जब प्लेयर्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। ड्यू टू द प्रेशर बिटवीन प्लेयर्स के दरमियान प्रेशर की वजह से अर्थक्वेक एंड इरप्शन ऑफ वोल्केनोज अक्कर जल्जले आते हैं या आतिशफशा फटता है। इन दिस वे द प्लेयर्स कम क्लोज टू ईच अदर। इस तरह प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं एंड यूजली माउंटेन्स आर फॉर्म, और यूजली जो है वो पहाड़ बन जाते हैं। नेक्स्ट है मेजर प्लेट फॉल्ट इन पाकिस्तान, कि अब कौन कौन से फॉल्ट जो है वो पाकिस्तान में आए थे। इन पाकिस्तान 2 मेजर प्लेयर्स यूनाइट, उनके पाकिस्तान में दो मेजर प्लेयर्स थी वो इकट्ठी हो गई थी, वो यूनाइट हो गई थी। दीज प्लेयर्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर गई थी। फॉल्ट लाइन इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान, फॉल्ट लाइन जो है वो पाकिस्तान में पाई जा रही थी। विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सेंटर में पाई गई थी। दिस लाइन सेपरेट्स यूरेशियन प्लेट फ्रॉम इंडियन प्लेट। अब इस लाइन ने क्या किया था? इस लाइन ने यूरेशियन प्लेट को इंडियन प्लेट से अलग कर दिया था। देयरफॉर दिस रीजन इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, इसीलिए ये जो एरिया था, ये जो रीजन था, वो जल्जले का मरकज़ जाना जाता है। द अर्थक्वेक ऑफ 8 अक्टूबर 2005 अकर्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट। अब उन्होंने यहाँ पे आपको डेट दी हुई है कि जो 8 अक्टूबर 2005 का जल्जला था वो इसी प्लेयर्स की हरकत की वजह से आया था। ड्यू टू दिस अर्थक्वेक, इस अर्थक्वेक की वजह से, इस जल्जले की वजह से देयर वॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड मटीरियल। अब उन्होंने कहा कि जल्जले की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियों का ज़या हुआ था और बहुत सारे मटीरियल का ज़या हुआ था। सबको पता है कि जब जल्जले आते हैं तो बहुत सारा नुकसान होता है, जिसमें ज़िंदगियों का भी नुकसान होता है, प्रॉपर्टीज़ का भी नुकसान होता है, क्रॉप्स वगैरह का भी नुकसान होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, ये कुछ भी सिस्टम वगैरह जो है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिस रीजन में अगेन बिकम सेंटर फॉर स्मॉल एंड बिग अर्थक्वेक इन फ्यूचर। अब इस लाइन में वो ये कह रहे हैं कि ये जो रीजन है, ये जो इलाका है, ये फ्यूचर में भी जल्जले आने की वजह बन सकता है। वो जल्जले छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, देयर इफेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक्स, द वाइब्रेशन एंड शेकिंग मूवमेंट एंड द सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ नोन एज अर्थक्वेक। आपको पता है अर्थक्वेक किसे बोलते हैं? जल्जले को बोलते हैं। और जल्जले कैसे आते हैं? जब ज़मीन की सरफेस जो है वो मूव करने लग जाती है या उसमें वाइब्रेशन होने लग जाती है, या इसका मतलब है कि वाइब्रेशन होने लग जाती है, वो हिलना स्टार्ट हो जाती है। आपको पता है कि जब ज़मीन हिलती है इसका मतलब है कि जल्जले आए हैं। द वाइब्रेशन एंड शेकिंग मूवमेंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की सरफेस जब एक दूसरे से मिलना शुरू कर देती है या हिलना स्टार्ट कर देती है तो उसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। मूवमेंट इन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अर्थ क्रिएट शेकिंग मूवमेंट। अब उन्होंने कहा है कि जो अर्थ के इंटरनल पार्ट्स की मूवमेंट है, जो अर्थ के इंटरनल पार्ट्स की हरकत है, लाइक क्रस्ट, कोर या किस मेंटल किसी में भी जब हरकत होगी तो ज़ाहिर है ज़मीन की जो अपर सरफेस है वो हिलेगी। एंड वाइब्रेशन एट इट्स सरफेस, और उसकी सरफेस का हिलना, इसे क्या बोलते हैं? इसे अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक अक्कर ड्यू टू मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ अर्थ। फिर उन्होंने वही बात बताई कि जल्जले किस वजह से आते हैं? जल्जले इस वजह से आते हैं कि ज़मीन के किसी भी हिस्से की हरकत स्टार्ट हो जाए तो। फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन में द वेव ऑफ अर्थक्वेक ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। उन्होंने कहा कि इस रीजन में जो वेव है, जो अर्थक्वेक, जो जल्जले की वेव्स हैं, वो हर डायरेक्शन में मूव करती हैं। द वेव ऑफ अर्थक्वेक बिकम वीक, जो अर्थक्वेक, जो जल्जले की वेव हैं वो वीक हो जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। एज दे ट्रैवल अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अगर वो अपने ओरिजिन से हट जाएं तो। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे आपको एक स्फीयर पोर्शन दिखाया हुआ है। उन्होंने कहा ये जो सेंटर है ये अर्थक्वेक का ओरिजिन है। अब ये अर्थक्वेक के ओरिजिन से सारे दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से अगर वो अपनी लाइन से हट जाएगा तो इसे फॉल्ट लाइन बोल रहे हैं। ये जो ऊपर वाली थोड़ी सी कर्व उन्होंने दिखाई हुई है ये वेव ऑफ अर्थक्वेक है। यहाँ नीचे वाली लाइन को उन्होंने कौन सी लाइन का नाम दिया है? फॉल्ट लाइन का नाम दिया है। नेक्स्ट पे उन्होंने कॉजेज़ दी हुई हैं कि जल्जले किस वजह से आते हैं। द फॉलोइंग आर 2 मेन कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक। 2 मेन जो उन्होंने वजूहात बयान की हैं जल्जले की, उसमें सबसे पहले है प्लेट्स की मूवमेंट। मैंने आपको बताया कि जब ज़मीन की अंदरूनी तह या अंदरूनी लेयर्स जो हैं वो हरकत करेंगी तो
ज़ाहिर है उसकी जो अपर वाली सरफेस है वो मूव करेगी, जब वो मूव करेगी तो इसका मतलब है ज़लज़ले आ रहे हैं। नेक्स्ट है वोल्केनिज़म मीन्स आतिशफ़शा का फटना। जब आतिशफ़शा फटता है तो भी ज़लज़ले आते हैं। मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक अक्कर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो ज़लज़ले हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से आते हैं। व्हेन दीज प्लेट्स कोलाइड विद ईच अदर, जब ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, जब ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं, द अर्थ सरफेस वाइब्रेट, जो अर्थ की सरफेस है वह हिलना शुरू कर देती है। वेयर एवर देयर इज़ अ फॉल्ट लाइन इन द वर्ल्ड, तो ये फॉल्ट लाइन दुनिया में पाई जाती है। देयर आर सेंटर फॉर द अर्थक्वेक, ये ज़लज़ले का मरकज़ कहलाता है। वोल्केनिज़म अर्थक्वेक आल्सो अकर ड्यू टू वोल्केनिज़म, जो ज़लज़ले हैं वो आतिशफ़शा की वजह से भी आते हैं। व्हेन लावा इरप्ट आउट फ्रॉम एनी वीक पार्ट ऑफ अर्थ। अब इस लाइन में वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही लावा फटकर ज़मीन से बाहर निकलता है, कैसे ज़मीन से बाहर निकलता है, ज़मीन तो बहुत हार्ड होती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि लावा फटकर उस जगह से बाहर निकलता है ज़मीन के जहाँ पे ज़मीन का जो पोर्शन है वो बहुत वीक होता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसी वजह से जो अर्थ की सरफेस है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, अर्थ की सरफेस हरकत करना स्टार्ट कर देती है। इन दिस वे, इस तरह वोल्केनिज़म बिकम्स अ कॉज ऑफ अर्थक्वेक, इस तरह से जो ज़लज़ले की एक वजूहात है वो वोल्केनिज़म भी है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, मैंने आपको पीछे बता दिया कि बिल्डिंग आर डिस्ट्रॉयड, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो इमारतें हैं वो तबाह हो जाती हैं। पीपल आर इंजर्ड, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। एंड देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती हैं। एंड मटीरियल्स, और बहुत सारा मटीरियल्स भी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी। नंबर 2 है द सोर्स ऑफ इरीगेशन आर इफेक्टेड, जो आबपाशी के ज़राए हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, उस पर भी असरअंदाज होता है ज़लज़ला। एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉय, ज़ाहिर है जब ज़लज़ला आएगा पूरी ज़मीन हिलेगी तो जो हमारी फसलें हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस इज़ डिस्टर्ब, जो हमारे बिजली का निज़ाम है, जो पानी का निज़ाम है, जो गैस का निज़ाम है, वो सारे निज़ाम क्या हो जाते हैं, वो सारे निज़ाम डिस्टर्ब हो जाते हैं। समटाइम देयर इज़ फायर, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आग लग जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और गैस प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट है हर्डल्स अक्कर इन एक्टिविटीज़ ऑफ रेस्क्यू। ज़ाहिर है जब ज़मीनें फट जाएंगी, जब रोड वगैरह जो है वो हमारी इफ़ेक्ट हो जाएंगी, रोड वगैरह फटेंगी, रोड वगैरह जो है वो जब रोड्स वगैरह टूट जाएंगी तो ज़ाहिर है उस पर रेस्क्यू की जो टीम्स वगैरह हैं उन्हें भी आने में मुश्किलात पैदा होंगी। देयर आर आल्सो थ्रेट ऑफ फ्लड्स, अब सैलाब का भी ख़तरा होता है। तब द फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डिस्टर्ब आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड रोड्स। अब फिर उन्होंने वही वाली बात की है कि जब ब्रिज वगैरह टूट जाते हैं, रोड्स टूट जाती हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो सारा भी डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड। दुनिया में अब कहाँ कहाँ ज़लज़ले पाए गए थे, उनका मराकज़ क्या था और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है। मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक अक्कर एंड अराउंड द एरियाज़ ऑफ पैसिफिक ओशन। अब उनका ज़्यादातर जो ज़लज़ले हैं वो पैसिफिक ओशन के अराउंड पाए जा रहे हैं। देयर आर स्मॉल एंड बिग क्रैक्स इन अर्थ क्रस्ट इन दिस एरिया। अब क्यों आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि क्रैक्स की वजह से, दरारों की वजह से अर्थक्वेक आता है। उन्होंने भी इसमें यही बात की है कि क्योंकि इस एरिया में, अर्थ क्रस्ट के इस एरिया में बहुत सारे स्मॉल और बिग क्रैक्स पाए जा रहे हैं। दीज क्रैक्स लुक लाइक अ सर्कल और रिंग। अब ये क्रैक्स किस फॉर्म में होते हैं, गोल सर्कल की फॉर्म में होते हैं और रिंग की फॉर्म में होते हैं। दिस रीजन इंक्लूड्स द एरिया ऑफ अलास्का। अब इसमें कौन कौन से रीजन पाए जा रहे हैं, उन्होंने कहा अलास्का है, जापान है, मारियाना है, फिलीपींस है और न्यू गुयाना। उन्होंने ये आपको यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं कि इस रीजन में ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं पैसिफिक ओशन में के रीजन में। नेक्स्ट उन्होंने नंबर 2 पे बताया द अदर बिग सेंटर ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड इज़ ट्रांस यूरेशियन क्रैक्स। अब जो उन्होंने कहा जो दूसरा बहुत बड़ा ज़लज़ले का मरकज़ है वो ट्रांस यूरेशियन क्रैक्स हैं। दीज क्रैक पासिस थ्रू हिमालयन एंड इंडोनेशियन आइसलैंड। अब उन्होंने कहा ये क्रैक्स जो हैं ये बढ़ते बढ़ते हिमालय और इंडोनेशिया आइसलैंड तक पहुंच गए एंड रीच पर्शियन गल्फ एंड टर्की। अब उन्होंने कहा कि ये टर्की और पर्शियन गल्फ तक भी ये पहुंच गए हैं। द नॉर्थर्न एंड सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान आल्सो कम इन द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। अब उन्होंने कहा कि नॉर्थर्न और सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट जो है पाकिस्तान का वो भी ज़लज़ले का मरकज़ है। यहाँ पे उन्होंने आपको ईयर्स दिए हुए हैं और उन्होंने प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, इंटेंसिटी दी हुई है और साथ में उसकी वेस्टेज दी हुई है कि कितनी कितनी ज़िंदगियों का ज़िया हुआ था, कि कहाँ कहाँ ज़लज़ले आए थे, किस किस सन में आए थे।
ये सारा उन्होंने आपको दिया हुआ है, ये टेबल आपका MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट एंड स्केल यूज टू मेजर अर्थक्वेक। अब उनके ज़लज़ले तो आ जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपने सुना होगा न्यूज़ में कि वो बता रहे होते हैं कि इतनी शिद्दत का ज़लज़ला आया, 4.5 का या 6.7 का। ये वो उन लोगों को कहाँ से पता चलता है कि इतनी शिद्दत का ज़लज़ला था, उसकी इंटेंसिटी इतनी थी, किससे पता चलता है? उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। उन्होंने कहा ये एक ऐसा आला है जिससे ज़लज़ले की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम सिस्मोग्राफ बोल रहे हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सिस्मोग्राफ। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाय अ स्केल। अब उन्होंने कहा कि जिस स्केल से ज़लज़ले की इंटेंसिटी मेजर की जाती है उसे रिचर्ड स्केल बोलते हैं, और उसकी मेजरमेंट कितनी है? 0 से 9 तक होती है। इफ़ द अर्थक्वेक इज़ मोर इंटेंस, उन्होंने कहा कि अगर 9 से ज़्यादा शिद्दत का ज़लज़ला आएगा, रिचर्ड स्केल शो बिग वैल्यू। रिचर्ड स्केल क्या करता है? वो बहुत बड़ी वैल्यूज शो करवाता है। यहाँ पे उन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि सिस्मोग्राफ जो है वो इस तरह का होता है। नेक्स्ट है वोल्केनिज्म। द इरप्शन ऑफ अ हॉट सेमी सॉलिड मैटर मैग्मा फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब उन्होंने कहा है कि हॉट सेमी सॉलिड मैटर जिसे हम मैग्मा बोल रहे हैं, इसकी इरप्शन होगी कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मीन्स ज़मीन की तह को फाड़ के जब बाहर निकलेगा मैग्मा, उसमें क्या बोलते हैं? वोल्केनिज्म बोलते हैं। ये देखिए उन्होंने आपको दिखाया कि ज़मीन है, ज़मीन की वो पोर्शन जो बहुत ज़्यादा वीक था उसे फाड़ के जो आतिशफश है वो बाहर निकल रहा है। यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया हुआ है सीन ऑफ वोल्केनिज्म। उन्होंने कहा ये मैग्मा है, ये इसकी इरप्शन होकर लावा बाहर निकल रहा है, यहाँ पे होल बन गया है, और साथ में उन्होंने बताया हुआ कि ये डस्ट और स्मोक के क्लाउड्स हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान द अंडरग्राउंड वोल्केनिक मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लावा। अब उन्होंने कहा कि इस प्रोसेस के दौरान जो ज़मीन के अंदर वोल्केनिक मैग्मा पाया जा रहा है वो अर्थ की सरफेस को चीर कर बाहर की तरफ निकलेगा, किसकी फॉर्म में? लावा की फॉर्म में। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में डिफरेंट रॉकी मटीरियल एंड गैसेज आर इन्वॉल्व। अब उन्होंने कहा है कि इस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इसमें रॉकी मटीरियल्स इन्वॉल्व होते हैं और गैस वगैरह इन्वॉल्व होती है। यूजली वोल्केनिज्म अक्कर अलोंग द क्रैक्स ऑफ अर्थ प्लेट्स। उन्होंने कहा मोस्टली जो वोल्केनिज्म है, जो आतिशफशा है, ये वोल्केनिज्म किस वजह से आते हैं? जो अर्थ प्लेट्स पे क्रैक्स वगैरह आए हैं, जो दरारें वगैरह आई हैं, उनकी वजह से आते हैं। बिकॉज वोल्केनोज आर मोस्टली फाउंड इन क्रैक्स और ऑन द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स ऑफ अर्थ। अब उन्होंने कहा मोस्टली जो वोल्केनोज है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? क्रैक्स वगैरह में पाए जाते हैं या प्लेट्स की बाउंड्रीज वगैरह में। अबाउट 70% वोल्केनोज ऑफ अर्थ आर फाउंड ऑन द बेड ऑफ ओशन। अब उन्होंने कहा 70% जो वोल्केनोज है वो कहाँ पाए जाते हैं? ओशन में। सच वोल्केनोज रिमेन हिडन ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन सी। अब उन्होंने कहा कि ज़्यादातर वोल्केनोज जो हैं वो छुपे हुए होते हैं, किसकी वजह से? सी की प्रेजेंस की वजह से। अब आगे उन्होंने वोल्केनिज्म के इफेक्ट बताए हैं। वोल्केनोज आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिज्म। अब वोल्केनोज किस वजह से आते हैं? वोल्केनिज्म की वजह से आते हैं। दीज वोल्केनोज कीप ऑन ग्रोइंग अप द डेपोजिशन ऑफ लावा लेयर। अब ये वोल्केनोज जो हैं ये ग्रो करते रहते हैं, किस तरह से? लावा की डेपोजिशन होती रहती है, मीन्स लावा की लेयर बनती रहती है। एंड रिपीटेड वोल्केनिज्म, और बार बार जो वोल्केनिज्म है वो बनता रहता है। सच फीचर आर फाउंड, इस तरह के फीचर पाए जाते हैं ऑन द एज ऑफ अर्थ प्लेट्स की एजेस पे। द मैटर गैसेज एंड डस्ट etc विच कम आउट फ्रॉम वोल्केनोज काज एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द नियरबी एरियाज। अब उन्होंने कहा कि जो मैटर वोल्केनोज की वजह से बाहर आते हैं, जो गैसेस बाहर आ रही हैं, जो डस्ट वगैरह बाहर आ रही हैं वोल्केनोज की वजह से, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज कर रही हैं इर्द गिर्द के इलाके में। दिस पोल्यूशन इफेक्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स लाइफ्स। अब उन्होंने कहा कि ये पोल्यूशन क्या करते हैं? ये ह्यूमन लाइफ को भी इफेक्ट कर रही है और प्लांट्स की लाइफ को भी इफेक्ट कर रही है। समटाइम्स क्लाउड ऑफ डिफरेंट गैसेज आर रिलीज रैपिडली ड्यूरिंग वोल्केनिज्म। अब उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो मुख्तलिफ इक़साम की गैसेज होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं, किसके दौरान? वोल्केनिज्म के दौरान।
ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से पार्ट ऑफ वोल्केनोज, जो वोल्केनोज का पार्ट है वो ब्रस्ट कर जाता है, फट जाता है विद थंडर एंड गैस आर रिलीज। अब उन्होंने कहा कि ना बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो वोल्केनोज हैं वो फटते हैं और गैसेस वगैरह रिलीज हो जाती हैं दूसरे मैटर के साथ। फॉर एग्जांपल उनके मिसाल के तौर पे इन 1902 में सिमिलर इंसिडेंट अकर्ड इन वेस्ट इंडिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक इंसिडेंट वेस्ट इंडिया में हुआ था व्हेन माउंट पील्स इरप्ट विच कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। उन्होंने कहा इस तरह का भी हुआ था कि माउंटेन्स वगैरह फटे थे, इरप्शन की वजह से वोल्केनोज जो है वो बाहर आए थे और बहुत सारी जिंदगियों का ज़िया हो गया था। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वोल्केनोज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। वोल्केनोज आर 3 टाइप्स। अब उन्होंने कहा कि वोल्केनोज भी 3 टाइप्स के होते हैं, उनकी डिटेल उन्होंने आपको बताई हुई है कि एक्टिव वोल्केनोज, डोरमेंट वोल्केनोज एंड एक्सटेंट वोल्केनोज। अब एक्टिव वोल्केनोज में उन्होंने क्या बताया हुआ है, द वोल्केनोज इन विच वोल्केनिज्म कंटिन्यू। अब उन्होंने कहा कि वो वोल्केनोज जिसमें वोल्केनिज्म आतिशफशा जो है वो बाहर निकलता रहेगा, कंटिन्यूसली रहेगा, तो उसे हम एक्टिव वोल्केनोज बोलते हैं। दीज वोल्केनोज ऑफ्टन कीप ऑन इरप्टिंग लावा। अब ये वोल्केनोज क्या करता है, यहाँ से लावा निकलता रहता है। उन्होंने एग्जांपल दी हुई है जापान में और इटली में भी इस तरह का वोल्केनोज हुआ था। नेक्स्ट है डोरमेंट वोल्केनोज। डोरमेंट वोल्केनोज में उन्होंने कहा अ लॉन्ग पीरियड हैज़ गॉन सिंस द इरप्शन ऑफ लावा फ्रॉम डोरमेंट वोल्केनोज। अब डोरमेंट का मतलब ही होता है कि रेस्टिंग पोजीशन में, इसलिए उन्होंने इस डोरमेंट वोल्केनोज में ये बताया है कि जब एक बार वोल्केनिज्म स्टार्ट होता है, एक बार लावे की इरप्शन स्टार्ट होती है तो वो कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन इसमें ये ख़तरा होता है कि लावे की इरप्शन जो है थोड़ी देर के बाद दोबारा से स्टार्ट हो सकती है। सच वोल्केनोज आर वेरी डेंजरस। अब इस तरह के जो वोल्केनोज हैं, इस तरह के जो आतिशफशा होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंट वोल्केनोज। एक्सटेंट वोल्केनोज का ये मतलब है कि कुछ इन सम वोल्केनोज, कुछ वोल्केनोज इस तरह के होते हैं द इरप्शन ऑफ लावा हैज़ स्टॉप, कि उसमें जो लावे की इरप्शन है वो स्टॉप हो जाती है एंड देयर आर नो चांस ऑफ इरप्शन ऑफ लावा इन फ्यूचर। और मुस्तकबिल में दोबारा से इस लावे की इरप्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती, अगर ये एक बार रुक गई तो इसका मतलब है कि वो रुक जाएगी, दोबारा से स्टार्ट नहीं होगी। इस तरह के वोल्केनोज को हम क्या नाम देते हैं, एक्सटेंट वोल्केनोज का। नेक्स्ट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने ये बताया है कि वोल्केनोज क्रैक प्लेट्स में जो क्रैक्स हो जाती हैं उनकी वजह से होती है। वोल्केनोज आर फाउंड ऑन क्रैक्स ऑफ अर्थ प्लेट। उन्होंने कहा वोल्केनोज कहाँ पे पाए जाते हैं, अर्थ प्लेट के क्रैक्स में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन सराउंडिंग एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के सराउंडिंग एरियाज़ में ज़्यादातर वोल्केनोज पाए जाते हैं, ये मैंने आपको पहले भी रीडिंग में बता दिया। कोस्टल एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन का जो कोस्टल एरिया है इन पर्टिकुलर द ईस्टर्न आइलैंड आर मोस्टली फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिज्म। अब उन्होंने कहा कि जो पैसिफिक ओशन का कोस्टल एरिया है वो किसकी वजह से बना है, वो इसी वोल्केनिज्म की वजह से बना है और इस पोर्शन को हम रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। ट्रांसयूरेशियन इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एरिया। अब दूसरा उन्होंने बताया कि यूरेशियन जो है वो सेकंड इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे वोल्केनोज पाए जाते हैं। इट हैज़ ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है और मिडल पार्ट है किसका, पैसिफिक ओशन प्लेट का। थर्ड इम्पॉर्टेंट एरिया कौन सा है वोल्केनोज का, उन्होंने कहा कि वो ओशंस के बिटवीन है। इट इज़ बिटवीन, किन के बिटवीन है, अटलांटिक और इंडियन ओशन के बिटवीन जो है वो थर्ड एरिया है। दिस रॉकी एरिया हैज़ बीन फॉर्म्ड, ये रॉकी एरिया पाया गया है ड्यू टू वोल्केनिज्म, इसी वोल्केनिज्म के वजह से। इट इज़ आल्सो नोन एज मिड अटलांटिक रिज, इसे हम मिड अटलांटिक रिज भी बोलते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर जियो का कंप्लीट हो गया है, आपको नोट्स जो हैं वो ऑफिस से मिल जाएंगे। जिन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है वेल एंड गुड, अगर किसी ने कंप्लीट नहीं किया हुआ तो काइंडली प्लीज़ अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें। अल्लाह हाफिज़।